संवाद में एक बार फिर आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। आपके साथ मैं हूं मीनाक्षी जोशी और आज चर्चा हो रही है बजट की, विश्लेषण किया जा रहा है और आज लगातार आप पक्ष और विपक्ष के दोनों ओर से आने वाले वार भी और पलटवार भी सुन रहे हैं। बजट चूंकि एक बहुत ही क्लिष्ट विषय है और इसे बेहद सरल शब्दों में समझने की और आपको समझाने की कोशिश, यही हमारा प्रयास है। और इसी कड़ी में बेहद खास मेहमान अब इंडिया टीवी के बजट संवाद मंच पर मौजूद हैं। राज्यसभा सांसद, कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता रणदीप सुरजेवाला जी, बहुत बहुत स्वागत सर आपका। जोरदार तालियां एक बार। सर, चर्चा बहुत हो रही है बजट को लेकर। कोई कह रहा है शानदार बजट है, कोई कह रहा है अमृतकाल वाला बजट है, कोई कह रहा है सर्वसमावेशी बजट है। आपकी नजर में पहले आप अच्छाई बता दीजिए, कमियां गिनाने के लिए तो फिर पूरा सत्र है ही। आपको इस बजट में सबसे अच्छा क्या लगा? किसी भी बजट को 3 या 4 मापदंडों पर परखने की आवश्यकता है। पहली बात, क्या प्राइवेट इन्वेस्टमेंट और कैपिटल एक्सपेंडिचर जिससे अर्थव्यवस्था आगे बढ़ेगी इसमें है। दूसरा, कंजम्पशन के लिए, खपत के लिए बजट में क्या है, क्योंकि खपत होगी तो अर्थव्यवस्था का पहिया चलेगा। तीसरा, कई चीजें जो अर्थव्यवस्था को चलाती हैं, खेती, 72 करोड़ लोग खेती करते हैं, एमएसएमईज सबसे ज्यादा नौकरियां वो पैदा करते हैं। इन 2-3 मेन इंडिसेस के लिए, इनकी आगे बढ़त के लिए क्या है। और चौथा, साधारण नौकरी पेशा और गरीब आदमी के लिए क्या है। इस बजट में जहां कैपिटल एक्सपेंडिचर की फाइनेंस मिनिस्टर ने बात की, जीडीपी की ग्रोथ की बात की, अगर आप उसे सरफेस पे देखें, सतह पर देखें, तो लगता है कि आंकड़े अच्छे हैं। पर बजट में मैं 4 शब्द ढूंढता रहा। एक, महंगाई, प्राइस राइज। दूसरा, बेरोजगारी। तीसरा, आर्थिक असमानता, इनकम इनइक्वालिटी। और चौथा, खेती, गरीब, खेत मजदूर, फैक्ट्री मजदूर, एमएसएमई। ये सारे शब्द ही लगता है कि फाइनेंस मिनिस्टर और मोदी सरकार की वोकैबुलरी से कहीं ना कहीं गुम हो गए हैं। ये कमी है मूलभूत जो बजट के अंदर है। ये ना नौकरी पेशा के लिए है, ना गरीब के लिए है, ना दलित, पिछड़ों और माइनॉरिटीज के लिए है, ना मजदूरों के और खेती के कल्याण के लिए है, और ना एमएसएमईज और प्राइवेट इन्वेस्टमेंट उनको बढ़ाने के लिए है। तो जैसे पिछली बार वो अपना आंकड़ा पूरा नहीं कर पाई, मुझे नहीं लगता कि इस बार भी ये केवल आंकड़ों की जादूगरी रह जाएगी। दृष्टि और ठहराव दोनों इस बजट के अंदर मिसिंग है। आप ये कह रहे हैं ना ये युवाओं के लिए है, ना किसानों के लिए है, ना महिलाओं के लिए है, ना महंगाई कम करने वाला है, ना बेरोजगारी खत्म करने वाला है, तो फिर ये बजट किसके लिए है? अब ये सवाल जरूर वित्त मंत्री, आप सवाल सही है, गलत व्यक्ति से पूछ रही हैं। सवाल बिल्कुल सही है, क्योंकि आपके नेता राहुल गांधी तो ये कह रहे हैं कि ये मित्रों के लिए है। देखिए, अगर मैं बजट को देखूं, जिसकी 2 करोड़ से ज्यादा आय है, आपने उसका सरचार्ज तो 37% से घटाकर 25% कर दिया। आप बजट के बार बार बेनिफिट्स देखें तो लगता है एक कॉरपोरेट सेक्टर, एक विशेष उद्योगपति जो आपकी अदालत में भी आए थे, ज्यादातर उनकी कंपनियों की तरफ ये बजट डायरेक्टेड है। तो बहुत जो अमीर लोग हैं उनको इस बजट का हो सकता है कुछ फायदा हो, पर एमएसएमईज, छोटे उद्योग, मझले उद्योग, किसान, बेरोजगार, गृहिणी, नौकरी पेशा व्यक्ति, उनके लिए इस बजट में कुछ नजर नहीं आता। क्योंकि आज इस देश में अगर आप किसी व्यक्ति से पूछे, इतना बड़ा हॉल है, उनसे पूछिए कि आज सबसे बड़ी समस्या देश की क्या है, तो वो कहेंगे जिंदगी बहुत महंगी हो गई, बजट बिगड़ गया है घर का। वो कहेंगे कि बच्चा घर में है, लड़का लड़की घर में है, बेटा बेटी है, उनके लिए पढ़ा भी दिया पर अपॉर्चुनिटीज नहीं है, नौकरी नहीं है। वो एक कहेंगे कि अमीर और अमीर हो गए हैं देश में, गरीब और गरीब हो गए हैं। वो
परंतु उनको एड्रेस कैसे करेंगे आप? लेकिन सर यही सवाल जब अभी थोड़ी देर पहले जयंत सिन्हा जी भी हमारे साथ मंच पर मौजूद थे, जब उनसे मैंने पूछा था, तब उन्होंने ये कहा कि महंगाई तो ऐसी चीज है जो हर साल 5% तक बढ़ती है और उस महंगाई को काउंटर करने के लिए बहुत सारी सब्सिडीज भी दी जाती है। महंगाई को खत्म करने के लिए सरकार एक बड़े पर्सपेक्टिव पर काम कर रही है, केवल सब्सिडीज या रेवड़ियां नहीं बांटना चाहती है वो। अब मैं जयंत भाई को सुन रहा था, मुझे उन्होंने एक तो ये कहा कि हम कर्जा दे रहे हैं। एक हरियाणा में कहावत है कि घर का सामान बेचो, कर्ज लो और घी पियो। तो फिर क्या किया? अगर सारा घर ही बेच डालेंगे, कर्ज लेकर घी पिएंगे तो क्या किया? सब्सिडी के बारे में उन्होंने कहा तो शायद उन्होंने देखा नहीं कि इस बजट में 28% सब्सिडी खत्म कर दी गई है। तो अगर पिछले बार आप 100 रुपया देते थे तो इस बार 28% कम दे रहे हैं। दूसरा, उन्होंने एग्रीकल्चर की बात की, खेती की बात वो कर रहे थे। दुर्भाग्य से इस देश में खेती की बात वो करते हैं जो खेती करते ही नहीं, क्योंकि उनके पास खेती की जमीन नहीं है। 26,000 से 28,000 रुपया प्रति हेक्टेयर खेती पर टैक्स लगा दिया गया है और किसान को आप पकड़ाते हैं 6,000 रुपए का झुंझुना। लेकिन सर कृषि ऋण लक्ष्य को बढ़ाकर उन्होंने 20 लाख करोड़ भी तो कर दिया। यही मैं आपको कह रहा हूं, अगर मेरे पास कर्ज लेने, आप कह रहे हैं कि कर्ज लो, संपत्ति गिरवी रखो और घी पियो, क्यों? आप किसान को डायरेक्ट, आपने मिनिमम सपोर्ट प्राइस की गारंटी की बात बजट में नहीं की। आपने खेती में 5% खाद पर जीएसटी लगा रखा है, वो नहीं हटाया। 18% पेस्टिसाइड्स पर जीएसटी है, वो नहीं हटाया। ट्रैक्टर पर 12% जीएसटी है, वो नहीं हटाया। पेट्रोल और डीजल की कीमतों पे टैक्स लगाकर पिछले 8 साल में 29,24,000 करोड़ इस सरकार ने कमाए हैं। सर आपने पेट्रोल का जिक्र कर ही दिया, तो आज हरदीप पुरी जी भी यहां पर मंच पर मौजूद है, पेट्रोलियम मंत्री हैं। उनसे जब ये सवाल पूछा गया भाई पेट्रोल और डीजल तो महंगा है, तो उन्होंने कहा कि पेट्रोल और डीजल का 1 साल से दाम नहीं बढ़ा है, ये आपको किसी ने नहीं बताया होगा। गुमराह कर रही है विपक्ष। अब हरदीप पुरी जी से मैं ये पूछता हूं आपके माध्यम से कि अंतर्राष्ट्रीय बाजार में गैस के दाम 42% कम हो गए, पेट्रोल के दाम 35 से 37% कम हो गए। आप ये कहते हैं कि हमने इंटरनेशनल प्राइस से लिंक किए हुए हैं पेट्रोल डीजल गैस। तो हरदीप पुरी जी और मोदी जी ये बताएं कि 18 से 19 रुपया लीटर पेट्रोल डीजल कम होना चाहिए, 500 रुपया गैस सिलेंडर कम होना चाहिए, आपने क्यों नहीं किया? और आपने 8 साल में 29,24,000 करोड़ ऑफिशियली आपके खाते दिखा रहे हैं, आपने पेट्रोल डीजल पर सरचार्ज और टैक्स लगाकर, ड्यूटी लगाकर इकट्ठा किया है। वो पैसा कहां गया, किसकी जेब में गया? कंज्यूमर को क्यों नहीं मिल रहा? सरकार के नुमाइंदे तो ये भी कहते हैं कि जिन राज्यों में बीजेपी की सरकारें हैं वहां पर पेट्रोल फिर भी सस्ता है। जरा राजस्थान में जाकर देखिए। आपने वाजिब सवाल पूछा, कृपया करके उनसे पूछिए कि पेट्रोल में जो टैक्सेस हैं उनमें स्टेट टैक्स, वैट या स्टेट टैक्स का हिस्सा क्या है और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का टैक्स क्या है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 90% टैक्स कलेक्ट करती है, 10% बीजेपी या कांग्रेस की राज्य सरकारें करती हैं। तो आप उस 10% की चर्चा तो करते हैं, पर 30 लाख करोड़, 29,24,000 करोड़, आई एम गिविंग यू अ फिगर। नो, उसमें से भी तो लेकिन जो गवर्नमेंट के पास कलेक्शन होता है वो स्टेट के साथ शेयर करती है। नो, यू आर रॉन्ग, ये सही नहीं है। जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्साइज ड्यूटी कलेक्ट करती है, जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया सरचार्ज लगाती है किसी भी चीज पर, वो प्रांतीय सरकारों को नहीं मिलता। यही तो ट्रिक है कि आप अपना खजाना और तिजोरी भर रहे हैं, ना कंज्यूमर को फायदा मिलता, ना स्टेट को फायदा मिलता। आपकी जानकारी के लिए बताऊं, जो स्टेट को टैक्सेस का डेवोल्यूशन होता है उसमें भी इस बार कमी आ गई है। और ये तो कह रही है सरकार की, आप जिस गैस कनेक्शन की बात कर रहे हैं, जिस सब्सिडी की बात कर रहे हैं, उज्ज्वला योजना के तहत 32 करोड़ लोगों तक गैस कनेक्शन पहुंचाए गए हैं, जो कि मोदी सरकार के सत्ता में आने से पहले केवल 14 करोड़ थे। पर उन उज्ज्वला बहनों ने उन 32 करोड़ में से 28 करोड़ ने तो दूसरा सिलेंडर ही नहीं खरीदा, क्योंकि आप 1100 रुपए का और कहीं कहीं 1150 रुपए का सिलेंडर कैसे खरीदेंगी?
आपने एक बार फ्री गैस तो साल कनेक्शन के दे 12 दिया। सिलेंडर कहते हैं। मैं इसीलिए आपको कह रहा हूं, उनसे कृपया पूछिए कि उन उज्ज्वला बहनों में से जो गरीब बहनें हमारी हैं, गृहिणियां हैं, हमारी बेटियां हैं, माताएं हैं, उनमें से कितनी एक सिलेंडर के बाद दूसरा सिलेंडर खरीद पा रही हैं। ज्यादातर उस गैस सिलेंडर जो है उसके ऊपर चूल्हा लगाकर अपनी आंख दोबारा फोड़ रही हैं। क्या करें, 1100 रुपए का सिलेंडर नहीं खरीद सकती। हां, अगर अंतरराष्ट्रीय गैस कीमतों में वृद्धि का फायदा उनको दे दें तो 500 रुपया गैस सिलेंडर कम हो जाएगा। मैं जिम्मेवारी से आपको कह रहा हूं, आपके चैनल पर आएं और जवाब दे दें। चलिए एक बार फिर से उस हिस्से पर आ जाते हैं जो शुरुआत में आपने कहा कि ये अमृतकाल वाला नहीं, जो आपके नेता कहते हैं कि मित्रों वाला बजट है। तो कुछ फिगर में लेकर आई हूं, गलत हूं तो आप बता दीजिएगा। अडानी ने राजस्थान में, जहां कांग्रेस की सरकार है, गहलोत सरकार है, वहां पर 50,000 करोड़ का सोलर कॉन्ट्रैक्ट अडानी ने ही हासिल किया। पंजाब में जब आपकी सरकार थी कांग्रेस पार्टी की, तब 6,000 करोड़ का इलेक्ट्रिसिटी कॉन्ट्रैक्ट वहां पर दिया गया। महाराष्ट्र में जब कांग्रेस की सरकार थी तो वहां भी दिघी पोर्ट अडानी को दिया गया। और अब उसी अडानी को लेकर इतनी शंका, आपका ये पहले हृदय तो परिवर्तन क्यों हुआ? पहले तो सवाल के लिए साधुवाद। दो पहलू समझ लीजिए। कोई उद्योगपति भी पूरे हिंदुस्तान में जहां चाहे अपना व्यवसाय कर सकता, उसमें कोई बुराई नहीं। बुराई क्या है? जब वो उद्योगपति फ्रॉड करे या लोगों के पैसे को खुर्द-बुर्द करे। इल्जामात क्या हैं, तथ्य क्या हैं, आज इंडिया टीवी के इस पटल पर मैं रखना चाहूंगा। हिंडनबर्ग रिसर्च ने अडानी ग्रुप को कॉरपोरेट फ्रॉड्स, राउंड ट्रिपिंग और ब्लैक मनी को व्हाइट में कन्वर्ट करने के तथ्य या इल्जामात सामने रखे हैं। उसके बाद क्या हुआ? स्टेट बैंक ऑफ इंडिया और दूसरे हमारे जो बैंक है, उन्होंने 82,000 करोड़ रुपए का लोन अडानी को दे रखा है। हम केवल यह पूछ रहे हैं, भैया जब इनका शेयर गिर गया वो पैसा वापस आएगा या नहीं आएगा, क्योंकि वो लोगों का पैसा है। दूसरी बात, लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन के 21 जनवरी को जो पैसा उन्होंने अडानी ग्रुप में लगा रखा है, वो उसकी इन्वेस्ट वैल्यू 74,000 करोड़ थी। 22 जनवरी से 2 फरवरी के बीच में 4 छुट्टी भी इंक्लूड कर लीजिए, उसकी 74,000 करोड़ से वैल्यू 30,000 करोड़ कम हो गई। तो हम पूछ रहे हैं कि LIC, जिसमें आपके दर्शकों का पैसा लगा है, उन्होंने छोटी छोटी इंश्योरेंस पॉलिसीज ले रखी हैं, उनके पैसे का क्या होगा? एक बात और सिर्फ सुन लीजिए। नहीं, क्योंकि आपने LIC की चूंकि बात की, तो LIC खुद अपनी तरफ से ये स्टेटमेंट जारी करके कहती है कि हमारा जितना पैसा, हमारी जितनी टोटल वैल्यू मार्केट में लगी हुई है, उसका केवल 1% हिस्सा अडानी ग्रुप में है, केवल 1% हिस्सा। मैं इसीलिए आपसे कहता हूं, आप मतलब मैं ये बोल रही हूं, सरकार ये कह रही है कि आप इसके जरिए आम उपभोक्ताओं के मन में एक डर पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं, जो LIC में इन्वेस्ट करता है, मैं आपको जो विश्वास करता है। वाजिब बात है, टेस्ट करिए ना, मैं फैक्ट्स दे रहा हूं। LIC की इन्वेस्ट वैल्यू 21 जनवरी को 74,000 करोड़ अडानी ग्रुप में थी। वो 9 दिन में 30,000 करोड़ गिर गई है। LIC ये भी बता दे देश को, इंडिया टीवी पर आकर बता दे कि भैया ये और गिर गई तो उस LIC की पॉलिसी होल्डर्स का प्रीमियम अफेक्ट होगा या नहीं होगा। एक और बात, LIC प्रीमियम कमाती है, जिसने LIC का शेयर लिया है वो पैसा कमाता है। LIC और SBI के शेयर का मार्केट कैप 9 दिन में 74,000 करोड़ LIC का गिर गया, 74,000 करोड़ SBI का गिर गया। 1,48,000 करोड़ रुपया मार्केट कैप में LIC और SBI का गिर गया। तो 82,000 करोड़ का लोन दे रखा है, उसका क्या होगा? LIC ने जो पैसा अडानी ग्रुप में लगा रखा है वो 30,000 करोड़ कम हो गया। और खुद LIC का शेयर और SBI का शेयर में 9 दिन में 1,48,000 करोड़ कम हो गया। तो ये पैसा ना मेरा है, ना आपका है, ना मोदी जी का है। ये पैसा आखिर में हिंदुस्तान के लोगों का है। और अगर ये पैसा डूब गया, वो 1% हो, 5% हो, 50% हो, नुकसान आखिर में गरीब LIC पॉलिसी होल्डर का होने वाला है, जिसने अपनी जिंदगी की पूरी सेविंग कि चलो बच्चे के काम आएगी, बिटिया के काम आ जाएगी, वो वहां लगा रखी है। चौथा एलिगेशन उन पर यह है
कि एक कमरा है मॉरिशस में, वहां 4 कंपनियां रजिस्टर्ड हैं, उसके कोई एम्प्लॉइज नहीं है कंपनी के, एक कमरे में 4 कंपनियां हैं, वहां से 42,000 करोड़ रुपया आकर अडानी जी के शेयर पर लग जाता है। तो पूछ तो लीजिए भैया, ये कौन है लोग जो एक कमरे से 42,000 करोड़ रुपया अडानी जी के टैक्स हेवन से लाकर यहां लगा रहे हैं। मोदी जी ने तो कहा था 80 लाख करोड़ वापिस लाऊंगा काला धन। ये तो सीधे सीधे इल्जाम है कि लाखों करोड़ का काला धन वापिस आकर यहां लग रहा है। वो किसका पैसा है? ठीक है, इस पर तो कांग्रेस पार्टी और विपक्षी जितने दल हैं वो आप लोग संसद में मांग उठा ही रहे हैं कि इस पर एक जांच हो जानी चाहिए। और एक आखिरी बात और कहना चाहूंगा, जब अडानी के शेयर की कीमत 32% गिर गई, उस दिन एसबीआई एम्प्लॉइज पेंशन फंड, एसबीआई लाइफ इंश्योरेंस और एलआईसी ने 525 करोड़ रुपया अडानी के एफपीओ में शेयर मार्केट के गिरे हुए प्राइस से 32% ज्यादा पर लगा दिया। कौन है वो सरकार में? वित्त मंत्री हैं, प्रधानमंत्री हैं, कौन है जो कह रहा है कि लोगों का पैसा गिरी हुई मार्केट में गिरे हुए शेयर पर 32% ज्यादा पर लगाओ? ये सवाल तो पूछने पड़ेंगे ना, ये सवाल लोगों के हित में। अब देखिए, इस पर जेपीसी जांच अगर होती है, अगर सरकार आपकी मांग को मानती है, तो फिर देखते हैं कि जो जांच होगी उसमें सारी चीजें क्रिस्टल क्लियर हो जाएगी। अब अगले हिस्से पर आते हैं। सरकार देखिए कह रही है कि आईएमएफ रेटिंग के हिसाब से भारत की अर्थव्यवस्था एक चमकता हुआ सितारा है। भारत का विकास दर जो है वो दुनिया में सबसे बेहतर स्थिति में है। कम से कम ये सुनकर तो आपको खुशी होती होगी आप, क्योंकि तब से आलोचनाओं के तीर एक के बाद एक सरकार पर चला रहे हैं, लेकिन यही आप जैसे हिडनबर्ग को आप कोच कर रहे हैं, आईएमएफ को भी कभी कोच करके देखिए। 10 साल जब कांग्रेस की सरकार थी यूपीए की, आपकी एवरेज ग्रोथ रेट 6.8% थी। जब कोविड नहीं आया था तब वो ग्रोथ रेट 3.7% रह गई थी। कोरोना आने से पहले 12 क्वार्टर में, यानी 2 साल तक, 19-20 में वो ग्रोथ 3.7% थी। उन्होंने जीडीपी का आंकड़ा बदल भी दिया, उसका मापदंड बदला, आपको पता है, आपके चैनल पर डिबेट हुई थी। आज भी वो 6.5% पर इकोनॉमिक सर्वे कह रहा है। 6.5% ग्रोथ रेट पर आप इस देश की महंगाई पर, बेरोजगारी पर, इस देश की बढ़ोतरी पर, इस देश के एक्सपोर्ट पर कैसे काबू कर पाएंगे? इसका जवाब एफएम को देना चाहिए। आपका ट्रेड डेफिसिट अकेले चाइना से $100 बिलियन हो गया। हिंदुस्तान में जब मोदी जी ने सरकार ली, 68 साल में 55 लाख करोड़ कर्ज हिंदुस्तान की सरकार पर था। आज 155 लाख करोड़ है। 68 साल में इस देश ने 55 लाख करोड़ कर्ज लिया। 8 साल में इस देश ने 100 लाख करोड़ का कर्जा और उठा लिया। तो क्या ये सवाल नहीं पूछने चाहिए? भूल जाइए कि मैं विपक्ष में हूं, मैं एक नागरिक भी तो हूं। अगर मेरे घर में या आपके घर में आपके पिता, आपके पति या आप स्वयं घर चलाते हैं, अगर 5,000 का कर्ज हो और अब 15,000 का हो जाए, तो यह सवाल तो पूछा जाएगा, भैया 55 लाख का करोड़ 68 साल में, और आपने 8 साल में, 8.5 साल में 100 लाख करोड़ कर्ज और उठा लिया, तो ये देश कैसे चलेगा? दैट इज द इंपॉर्टेंट इशू। सरकार तो कह रही है कि वो पॉकेट में पैसा पहुंच रहा है आम जनता के, मिडिल क्लास की वो बात कर रही है कि 75 सालों में वो नहीं हुआ जो अब हो गया। टैक्स स्लैब में एक बड़ा परिवर्तन आया, आम आदमी के पॉकेट में जो पैसा होगा वो उसे अपने हिसाब से खर्च कर पाएगा। टैक्स स्लैब 7 लाख का हो गया। मीनाक्षी जी, 2 बातें जान लीजिए। 8 साल में टैक्स स्लैब में नौकरी पेशा लोगों के कोई चेंज नहीं हुआ। 8 साल बाद आपने कहा ओल्ड टैक्स रिजीम, न्यू टैक्स रिजीम। न्यू टैक्स रिजीम में 5 लाख से 7 लाख रुपए किए। ओल्ड टैक्स रिजीम में, जिसमें इस देश के 57% टैक्स पेयर्स हैं, उनको ये कहा कि तुम्हें 50,000 का फायदा मिलेगा, 12,500 टैक्स का। कैसे? 5 लाख रुपया तक कोई टैक्स नहीं। अगर आप एटीसी में बेनिफिट लेते हैं तो 1.5 लाख रुपया एग्जम्पशन हो गई, तो 5 लाख और 1.5 लाख 6.5 लाख, तो एग्जम्पशन मिला 50,000 का। 50,000 का 25% टैक्स बना 12,500। तो आपने 12,500 का टैक्स एग्जम्पशन मुझे दे दिया और कहा भैया आप तालियां बजाओ।
पर अगर आपकी इनकम 2 करोड़ रुपए से ज्यादा है तो आपने उनका सरचार्ज 37% से घटाकर 25% कर दिया। और अगर आप कंपनी तो दिया गया है नहीं, पर अगर आप कंपनी हैं, यही तो कह रहे हैं कि हमने ऑप्शन तो दिया, हमने दोनों हाथ में लड्डू दिए हैं। आपके पास चुनाव करने की आजादी है कि आप ओल्ड टैक्स रिजीम में रहना चाहते हैं या न्यू टैक्स रिजीम में। उसमें एक प्रॉब्लम है, हिंदुस्तान बचत का देश है। अगर आप स्वयं भी एक गृहिणी भी हैं और खुद आप एक इंडिपेंडेंट, क्योंकि आप यहां जॉब करते हैं तो आप स्वयं स्वावलंबी हैं। हम थोड़ा थोड़ा पैसा बचाते हैं। मेरी माँ, मेरी दादी, किसी आपके जो दर्शक है उनसे आप पता करेंगे, वो अगर 100 रुपया कमाएंगे तो 20 रुपया बचा लेंगे। पहले ओल्ड टैक्स रिजीम जो था, अगर आप पैसा बचाते थे तो आपको उस पर एग्जम्पशन मिलती थी। मोदी सरकार ये कह रही है कुछ मत बचाओ, वेस्टर्न इकोनॉमी की तरह जो कमाओ सब उड़ाओ। बट सर, कंजम्पशन ड्रिवन इकोनॉमी में हर्ज क्या है? कंजम्पशन एंड सेविंग्स, दैट्स द मॉडल इंडिया यूज्ड टू फॉलो। हम पैसा खर्चते भी थे पर हम पैसा बचाते भी थे। वो पैसा बुरे समय में घर में काम आता था। अगर मोदी सरकार ये कह रही है कि हम अपना चरित्र बदल लें 100 साल के बाद, 200 साल, 300 साल पुराना, तो हम वेस्टर्न इकोनॉमी नहीं है, हम पश्चिम नहीं हैं, हम हिंदुस्तान हैं। और हिंदुस्तान में 100 में से 20 रुपया बचाना घर की रवायत रही है बुरे समय के लिए। आप ये कह रहे हैं कि नए टैक्स रिजीम के बाद ये 20 रुपया जो हम बचाने की कोशिश करते हैं ये नहीं बचेगा? सरकार कह रही है कि बचाओ मत, क्योंकि अगर बचाओगे तो हम तो भी, अगर आपने नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट खरीद लिया या एफडी करवा ली या ज्वेलरी खरीद ली या कहीं और पैसा बैंक में रख लिया तो वो टैक्स लेंगे आपसे। ओल्ड टैक्स रिजीम में हिंदुस्तान में अगर आप किसान विकास पत्र खरीदेंगे, नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट खरीदेंगे, बालिका कल्याण स्कीम में लगाएंगे, बच्चे की पढ़ाई वाली स्कीम में लगाएंगे, तो वो सारा पैसा आपके टैक्स से कट जाता था। अब ये कह रहे नहीं भैया, हम कोई आपको सेविंग का बेनिफिट नहीं देंगे। मुझे नहीं लगता कि ये सही मॉडल हिंदुस्तान के लिए है। ठीक है, बजट से इतर एक छोटी सी चर्चा भारत जोड़ो यात्रा की भी हो जाए। राहुल गांधी जी ने बहुत ताकत लगाई, लेकिन क्या वो ताकत जमीन पे आपको दिखाई दे रही है? क्योंकि विपक्षी तो एकजुट हो नहीं पाए, देश कैसे एकजुट होगा आपके साथ? भारत जोड़ो यात्रा कांग्रेस की यात्रा नहीं थी, ना है। आपको बड़ा अजीब लगेगा सुनने में, क्योंकि वहां झंडा देश के साथ साथ कांग्रेस का भी था। भारत जोड़ो यात्रा एक जन आंदोलन था, इस देश के मूलभूत मुद्दों पर ध्यान आकर्षित करने के लिए। क्योंकि आप टेलीविजन खोलिए, हिंदू मुसलमान श्रद्धा का, वो एक मुसलमान लड़का है उसने हत्या कर दी, सारा दिन आपको यह दिखेगा। हिंदू मुसलमान शमशान कब्रिस्तान, एक धर्म दूसरे से लड़ा, एक लव मैरिज की अक्रॉस रिलीजन, उसने उसको मार दिया, उसे पीट दिया। यह हमारा इस देश का एजेंडा है, पर यह इस देश का असली एजेंडा नहीं है। इस देश का एजेंडा है गैस सिलेंडर की कीमत, इस देश का एजेंडा है खाने के तेल की कीमत, इस देश का एजेंडा है आटा और दाल, इस देश का एजेंडा है मैं इंजीनियर हूं, मुझे नौकरी नहीं मिलती, मैं पीएचडी हूं, मुझे टीचर की नौकरी भी नसीब नहीं हो रही। इस देश का एजेंडा है आर्थिक असमानता। इस देश में 140 करोड़ लोग हैं, उन 140 करोड़ में से 1% लोग 52% देश की संपत्ति पर कब्जा करे बैठे हैं। अडानी जी तो कहते हैं मेरी संपत्ति तो हर रोज 1600 करोड़ बढ़ती है, परंतु आप यहां इस हॉल में जितने लोग हैं उनमें से पूछिए किसी की 1600 रुपए हर रोज बढ़ी है? ये और जो फिर करके अडानी पर आ ही जाते हैं। अडानी जी का नहीं है, वो एक चिन्ह बन गए हैं। इस देश में कंसंट्रेशन ऑफ वेल्थ इन द हैंड्स ऑफ ए फ्यू, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ इज द आइडियल ऑफ डेमोक्रेसी। आर्थिक समानता ही प्रजातंत्र का मूलभूत सिद्धांत है। मैं नहीं कह रहा कि उनसे छीन लीजिए या उनसे छीन लीजिए, पर इतना तो हो कि इतना अंतर ना हो जाए कि एक आसमान पर हो और एक जमीन पर हो और वो खाई कभी मिट ना पाए, क्योंकि अगर ऐसा होगा तो प्रजातंत्र खतरे में पड़ जाएगा। चलिए रणदीप सुरजेवाला जी, बहुत धन्यवाद, आपने समय निकाला इस बजट संवाद में हमारे साथ बजट की बारीकियों को लेकर विश्लेषण किया। आपने सरकार का पक्ष भी सुना, आपने विपक्ष का पक्ष भी सुना। अब आकलन आप लोगों को खुद करना है कि ये बजट आपके लिए अच्छा है या बुरा है। बहुत बहुत धन्यवाद रणदीप जी। थैंक यू।